नेक्स्ट इज अवर मिसलेनियस एक्सरसाइज और उसके एग्जाम्पल्स हम सबसे पहले देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 18 देखो क्या बोल रही है, लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है जी, आर जो है रियल नंबर्स का सेट है। डिफाइन द रियल फंक्शन, ठीक है जी, फंक्शन को डिफाइन किया उसने, एफ फ्रॉम आर टू आर, ठीक है, बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 10। तो ये मेरा उसने फंक्शन दे दिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 10 एंड स्केच द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। आपको इसका क्या करना है, ग्राफ को स्केच करना है। तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 10 है, एफ एक्स को मैं y लिख ही सकता हूं। तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 10 है, x की वैल्यू आप इनपुट करे जाओ, आपका वो बनता जाएगा। अब नीचे देखो इसने क्या किया, 0 पुट किया तो f0 यानी y कितना आ गया, 10 आ गया। तो आप ये वाले पॉइंट्स बड़े आराम से आपको आते ही है ग्राफ बनाना। x को 0 पुट करोगे y 10 आ रहा है, 1 पुट करोगे 11 आ रहा है, 2 पुट करोगे 12 आ रहा है। ठीक है जी, तो ये मेरा फंक्शन बन गया ये वाला। ठीक है, अब इसको ग्राफ बना दिया आपने। y को 0 पुट कर दोगे तो x माइनस 10 आ जाएगा। तो ये देखो ये पॉइंट आ गया, एक्सिस के दोनों मेरे पॉइंट आ गए, 0 10 और माइनस 10 0 ज्वाइन किया, मेरा ग्राफ आ गया। सिंपल सी चीज है। अब इससे वो निकालना क्या, आपको बताना क्या चाहता है, देखो वो बताना चाहता है, रिमार्क में नीचे उसने लिखा है कि जो भी मेरा लीनियर फंक्शन है, हमने पहले भी पढ़ा था लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ क्या होता है, 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं हम। लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। तो इसमें वो बता रहा आपको कि आप एक चीज नोट करो, आगे जाके आपका जो 10th चैप्टर है उसमें आएगी। ठीक है, स्ट्रेट लाइन चैप्टर में आएगी। एफ एक्स इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी मेरी एक लीनियर इक्वेशन है जो कि स्ट्रेट लाइन को डिनोट करती है। ठीक है, तो इसमें जो x प्लस 10 है, ठीक है, अब m और c क्या क्या है इसमें, क्यूरोसिटी के लिए जस्ट आपके बता रहा हूं, यहां पे उसने लिख दिया वेयर m एंड c आर कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, m स्लोप होता है लाइन का, c मेरा y का इंटरसेप्ट होता है। देखो जो ये वाली 0 से 10 दिख रही है आपको, 10 है ना c की वैल्यू, तो यहाँ पे c डायरेक्ट 10 है। लेकिन इसको इससे ज्यादा मत समझना, 10th उसमें आएगी। अभी जो समझना है वो क्या समझना है कि लीनियर इक्वेशन मेरी, लीनियर फंक्शन जो होगा वो हमेशा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप का हो सकता है एक लाइन के लिए। बस इतना आपने पकड़ना है यहाँ पे, और इसको हम लीनियर फंक्शन से डिनोट करेंगे। हम बोल सकते हैं कि ये लीनियर फंक्शन की इक्वेशन है मेरी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। m और c मेरे दोनों क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 19, क्या बोल रही है, लेट आर बी रिलेशन फ्रॉम क्यू टू क्यू। अब आर क्या है, देखो कैपिटल है, उसने बोल्ड नहीं किया है, तो ये एक इंडिकेशन होती है कि ये रिलेशन है, लेकिन लिख भी देते हैं साथ में। आर को डिफाइन कर दिया, लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम क्यू टू क्यू, मतलब रैशनल नंबर्स हैं, डिफाइंड बाय आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू रैशनल नंबर्स एंड ए माइनस बी बिलोंग्स टू जेड। तो बेसिकली ये है फंक्शन, एक टाइप से कि a माइनस बी पे जो उसने कंडीशन लगा दी इस रिलेशन में, सॉरी फंक्शन नहीं है, रिलेशन लगा दिया उसने, क्या है कि a माइनस बी जो है वो इंटीजर होना चाहिए हमेशा, a माइनस बी हमेशा इंटीजर निकल के आना चाहिए, ये कंडीशन लगा दी। और a और b दोनों खुद क्या होंगे, रैशनल नंबर हो सकते हैं। तो अब वो कह रहा है कि शो दैट फर्स्ट a कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन r। ठीक है, r यहाँ रिलेशन है ना, ऊपर से देखो, a कॉमा ए बी रिलेशन को बिलोंग करेगा फॉर ऑल a बिलोंग्स टू रैशनल नंबर्स। तो a कॉमा ए बिलोंग्स टू r का क्या मतलब है, रिलेशन क्या है, रिलेशन है मेरा a माइनस बी बिलोंग्स टू z। अब ये रिलेशन किसके लिए है, ये तो मेरा a कॉमा बी के लिए है रिलेशन। ठीक है, अब जब मैं a कॉमा ए के लिए टेस्ट कर रहा हूं तो मतलब b को मैं a से रिप्लेस कर रहा हूं सेकंड वाले को, तो इसका मतलब मैं क्या करूंगा, b की जगह a डाल देता हूं, तो a माइनस ए क्या आएगा, 0 आएगा हमेशा। तो 0 बिलोंग्स टू z करेगा, बिल्कुल है जी, 0 इज इंटीजर। ठीक है, तो मैंने शो कर दिया कि a माइनस ए हमेशा ही 0 आएगा, दैट ऑलवेज बिलोंग्स टू z। ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट पार्ट को शो जो उसने करने को बोला था मैंने कर दिया कि a कॉमा ए हमेशा रिलेशन को बिलोंग करेगा। अब सेकेंड पार्ट के लिए क्या बोल रहा है वो, सेकेंड पार्ट के लिए वो कह रहा है a comma b belongs to relation implies that b comma a belongs to relation। वो कहता है कि implies से पहले वाला given हो जाता है कि if a comma b relation को belong कर रहा है then prove that b comma a b relation को
प्रूव करेगा, इंटरचेंज कर दिए। तो b कॉमा ए, इसका क्या मतलब है, इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर a माइनस बी z को बिलोंग कर रहा है तो b माइनस ए करेगा क्या, बिल्कुल करेगा, क्योंकि b माइनस ए क्या हो जाएगा, अगर a माइनस बी सपोज मेरा कोई c आ रहा है ना, तो b माइनस ए क्या आएगा, नेगेटिव आ जाएगा, बस नेगेटिव c आ जाएगा ना। ये अगर मेरा a माइनस बी यहाँ इज इक्वल टू डाल देते हैं कि a माइनस बी मेरा c के बराबर आ रहा है, ठीक है, इंटीजर है जो, तो b माइनस ए क्या आएगा, माइनस c आ जाएगा। तो नेगेटिव ऑफ किसी भी इंटीजर का इंटीजर ही रहेगा, विच ऑल्सो बिलोंग्स टू z। तो इसका मतलब ये कंडीशन भी हमारी बिल्कुल ठीक है, ये हमने शो कर दी है। तो इसको लिखोगे कैसे, आप यहाँ देख सकते हो लिखने का तरीका, a कॉमा बी बिलोंग्स टू r इम्प्लाइज, ये तो उसने प्रूव करने को बोला है, सो b कॉमा ए बिलोंग्स टू z, b माइनस उसने सीधा ही लिख दिया कि b माइनस ए भी z को बिलोंग ही करेगा। हमने थोड़ा अच्छे तरीके से बता दिया, इसने सिंपली इंग्लिश में ही लिख दिया, ठीक है जी। थर्ड पार्ट देखो, a कॉमा बी अगर रिलेशन को बिलोंग करेगा एंड b कॉमा सी भी रिलेशन को बिलोंग करेगा, तो हमें प्रूव करके देना है, इंप्लाइज का मतलब हमें प्रूव करके देना है कि a कॉमा सी भी रिलेशन को बिलोंग करेगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि a माइनस बी भी z को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, इसको c मान लेते हैं, या नहीं c नीचे है तो c नहीं मैं ले सकता, तो इसको मैं z ही मान लेता हूँ, चलो कोई मेरा रिलेशन है, और मेरा b माइनस सी भी बी सी भी कर रहा है रिलेशन को बिलोंग, b कॉमा सी, तो b माइनस सी है रिलेशन। तो यहाँ से क्या आएगा, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो क्या आएगा, देखो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं b कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a माइनस सी आ जाएगा। अब इंटीजर प्लस इंटीजर करोगे तो भी इंटीजर ही रहेगा ना, तो a माइनस सी विल ऑल्सो बिलोंग टू इंटीजर, यानी a कॉमा सी भी रिलेशन को बिलोंग करेगा। a माइनस सी इज वॉट, a कॉमा सी ना। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो थर्ड में ए बी और बी सी जो रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं वो इंप्लाई करता है कि a माइनस बी जेड को बिलोंग कर रहा है, b माइनस सी जेड को बिलोंग कर रहा है। सो अब क्या किया उसने, ऐड कर दिया, देखो दोनों को ऐड करने से क्या आ गया, a माइनस सी आ गया। अब दो इंटीजर्स को ऐड करेंगे तो भी इंटीजर ही आएगा, तो a माइनस सी विल ऑल्सो बिलोंग टू z। इसका क्या मतलब हुआ कि a कॉमा सी भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 20, लेट f इज इक्वल टू, उसने फंक्शन आपको रोस्टर फॉर्म में दे दिया सारा, बी ए लीनियर फंक्शन। अब उसने लीनियर फंक्शन बोल दिया आपको, फ्रॉम z टू इनटू z, तो z टू z जा रहा है, ठीक है जी। फाइंड fx, तो fx फंक्शन ही आपको फाइंड करने को बोल रहा है। तो देखो लीनियर फंक्शन उसने बोल दिया, यहां से मुझे पता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है। अब क्या करना आपको, कुछ नहीं करना आपको x और y की वैल्यू देखो यहाँ सारी दे रखी है, 4 पेयर दे रखे हैं, तो 4 इक्वेशंस बना सकता हूँ। जैसे सबसे पहले 0 माइनस 1 को उठा रहा हूँ, x को अगर मैं 0 लूंगा तो y माइनस 1 होगा, तो चुपचाप इधर डाल दो, y की वैल्यू -1 m 0 प्लस c। अब ये तो 0 हो जाएगा, तो c क्या आ गया, -1 आ गया मेरा, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, अब किसी और वैल्यू से उठा लो, 1 से उठा लो सपोज, तो y कितना हो गया 1, m x कितना हो गया 1, c कितना अब -1, तो यहां से मेरा क्या आ गया 1 + 1 2 आ गया m मेरा 2 आ गया, c मेरा -1 आ गया। तो मेरा लीनियर फंक्शन क्या बन गया, y इज इक्वल टू m x प्लस c। अब ये मेरा फंक्शन बन गया, कॉन्स्टेंट्स की मैंने वैल्यू डाल के निकाल ली, ठीक है जी। ये देखो f(x) इज इक्वल टू 2x - 1 मेरा फंक्शन बन गया। तो लीनियर फंक्शन जब भी आपको दिया है, चुपचाप उसमें दोनों वेरिएबल्स m और c की कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू निकालो और वापस से बना दो फंक्शन। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 21, ठीक है। फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन, क्या ढूंढना आपने, डोमेन ढूंढनी है। तो सिर्फ x की वैल्यूज ढूंढनी है मुझे कि x की क्या वैल्यूज हो सकती हैं। ऑफ द फंक्शन ये दे रखा है, अब फंक्शन जो मर्जी दे रखा हो, जैसे ही वो gx ओवर hx होता, मुझे पता है डिनोमिनेटर क्या है, क्योंकि क्वाड्रेटिक में x पे ऐसे तो कोई पाबंदी होती नहीं, क्वाड्रेटिक में x जो मर्जी वैल्यू ले सकता है। तो अब नीचे जो डिनोमिनेटर होता है मुझे पता है वो 0 नहीं हो सकता बस, ठीक है। तो जब भी मेरा रैशनल फंक्शन होता है तो डोमेन कैसे निकल जाती है, नीचे वाले को ये रूल्स बना लो आप अपने लाइफ में कि जब भी मुझे निकालना है डोमेन, तो रूट में मैं >= 0 डाल दूंगा जी, और जब fx ओवर gx टाइप का आएगा तो नीचे वाले डिनोमिनेटर को मैं ≠ 0 कर दूंगा।
अब ये 4 और -1 से बन रहा है, -4 -1 नॉट इक्वल टू 0, यानी x नॉट इक्वल टू 1 एंड 4 आ जाएंगे। तो मतलब रियल नंबर से बस ये दो 1 और 4 एक्सेप्ट कर दो, हटा दो, वो आपकी डोमेन है। तो देखो डोमेन क्या है मेरी, रियल नंबर -1 4 हटा दिया हमने रियल नंबर में से, ये मेरी डोमेन हो गई। अब मेरी अगली एग्जांपल है जी, द फंक्शन f इज डिफाइंड बाय, पीस वाइज आपको फंक्शन दे दिया कि फंक्शन की वैल्यू 1 - x कब होगी, जब x जो है नेगेटिव होगा, x इज लेस देन 0। फंक्शन की वैल्यू 1 होगी जब x मेरा 0 होगा, और जब x ग्रेटर देन 0 होगा तो फंक्शन की वैल्यू x + 1 होगी। तो 3 केसेस दे दिए। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ fx का ग्राफ बनाना है। तो बस आपने क्या ख्याल रखना है कि जब तो आप नेगेटिव नंबर्स डालोगे तो आप यहां से उठाओगे, y की वैल्यूज कहां से निकल के आएंगी, यहां से। कहने का मतलब जब मैं नेगेटिव नंबर्स बनाऊंगा x और y के, x को मैं नेगेटिव रखूंगा, मैं जब -1 रखूंगा तो मेरा इसके अंदर डलेगा x, क्योंकि नेगेटिव में सिर्फ इसमें डल सकता है। तो 1 - -1 2 हो जाएगा, ठीक है। -4 डाल दो, -3 डाल दो, कुछ भी डाल दो। तो -3 जब आप डालोगे तो -3 डालने पे आपका 4 आ जाएगा, राइट। तो -1 2 देखो यहाँ पे, और -3 4 ऑलमोस्ट यहां कहीं है। तो ये मेरा 1 - x का देखो लाइन आ गई। मैं ज्वाइन करता हूं इन दोनों को, आराम से आ गई। अब 0 पे क्या है, 0 पे 1 है, तो 0 1 को प्लॉट कर लो। 0 पे 1 है, ये मेरा पॉइंट प्लॉट हो गया, ठीक है। उसके बाद ग्रेटर देन 0 पे 1 डालो आप। 1 पे क्या आ रहा है, जब ग्रेटर देन 0 लेंगे तो मेरा एक्स वाई अब यहां से बनेगा। तो जैसे ही मैं 1 डालूंगा तो 1 + 1 इस फंक्शन में जाएगा, पॉजिटिव नंबर्स 2 आ जाएगा। 3 डालेंगे तो 3 + 1 4 आ जाएगा। तो 1, 2 ये है मेरा, 3, 4 क्या है मेरा, ये रहा जी लगभग। ज्वाइन करो, x + 1 का ग्राफ आ गया, ठीक है। अब सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करके मेरा ग्राफ बन जाएगा। अब आपने थोड़ी सी चीज आप ये देख सकते हो कि 1 - x में अगर मैं 0 डालूं, 0 हो नहीं सकती, लेकिन 0 के अप्रोच करता हुआ डालूं तो मेरा 1 आएगा, लेकिन 1 मैं ले नहीं सकता क्योंकि 0 हो नहीं सकता। और इधर से मैं 1 + 0 डालूंगा, 0 + 1, नीचे वाले में भी 0 डालूं, 0 + 1 तो भी 1 ही आ रहा है। तो बेसिकली दोनों मेरे 1 के पास अप्रोच कर रहे हैं, 1 हो नहीं सकते, लेकिन 0 पे क्योंकि 1 है तो इसलिए वो ज्वाइन कर जाएंगे उसे, ठीक है। मतलब मैं यहाँ पे मैं -0.1 ले सकता था। तो 1.1 बहुत छोटा दिखाने के लिए कि ब्लू लाइन ये दिखा रही है कि ब्लू लाइन आपकी 1 तक जाएगी, 1 पे नहीं जाएगी। अगर नहीं, ये बीच वाला पोर्शन नहीं होता 1 वाला, तो यहाँ पे अनशेडेड सर्कल लग जाता, क्योंकि 0 पे डिफाइंड नहीं होता। लेकिन यहाँ 0 पे 1 है, इसलिए ये यहाँ तक जाके इसको शेड कर रही है, और प्रॉपर ग्राफ मेरा सबको ज्वाइन करके ये आ रहा है जी। नेक्स्ट इज मिसलेनियस एक्सरसाइज, स्टार्ट करते हैं अब हम। फर्स्ट क्वेश्चन, द रिलेशन f इज डिफाइंड बाय fx। अब ये रिलेशन दिया हुआ उसने यहाँ पे, नीचे द रिलेशन g इज डिफाइंड बाय, फिर से पीस वाइज दिया हुआ उसने रिलेशन। शो दैट f इज द फंक्शन एंड g इज नॉट। तो देखो यहाँ पे हम जो रीडेबिलिटी है fx का, इसका मतलब क्या है कि fx जो है वो x² कब होगा, fx जो है वो x² बिहेव करेगा जब x की वैल्यू 0 से लेके 3 तक होगी। दोनों में इक्वल टू है, 0 और 3 दोनों अलाउड है, ठीक है। और fx ही 3x कब होगा, जब x की वैल्यूज 3 से 10 के बीच में लाई करेंगी, ठीक है। यहां भी 3 अलाउड और 10 अलाउड है। अब वैसे तो मुझे लगता नहीं कि कोई दिक्कत है, लेकिन एक चीज दिक्कत मुझे कहां दिख रही है, दिक्कत मुझे दिख रही है कि 3 जो है वो दोनों तरफ आ रहा है, 3 ऊपर भी आ रहा है और 3 नीचे भी आ रहा है। अब x तो रिपीट नहीं होना चाहिए, फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए ना। तो हम क्या करते हैं, 3 पे वैल्यू निकाल के देख लेते हैं। तो जब मैं ऊपर से, क्योंकि ऊपर भी x मेरा 3 ले सकता है, तो यहां से जब मैं fx को कैलकुलेट करूंगा तो क्या आएगा जी, मेरा f3 आएगा। और f3 मेरा क्या है, 3 का स्क्वायर, x का स्क्वायर, यानी कि मेरा 9 आ गया। और जब मैं नीचे से कैलकुलेट कर रहा हूं, क्योंकि यहां भी 3 मेरा आ सकता है, तो मेरा f3 नीचे से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा जी 3 × 3, 3x है ना, तो ये भी 9 आ गया।
तो यहाँ हम बच गए, क्योंकि दोनों केसेस में मेरा आंसर क्या आ रहा है 3,9। नीचे भी 3,9, तो 3 की वैल्यू रिपीट नहीं हुई, 3 की वैल्यू एक ही रह गई, तो इसलिए f जो है वो मेरा फंक्शन है, ये रिलेशन मेरा फंक्शन है। तो ये इसने जो कहा था शो दैट f इज अ फंक्शन, तो ये मेरा हमने शो कर दिया दोनों वैल्यूज को डाल के, तो ये काम मेरा हो गया। ठीक है, अब आप देखो इसके अलावा अगर आप बात करोगे कि जी 2 पे 1 पे, तो बड़ी सिंपल सी आएगी, आप बड़े आराम से देख सकते हो। ऊपर वाले में केस में मैं कलर चेंज करके डाल रहा हूँ, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक अलाउड है, 0 से 3 तक रियल नंबर्स में, लेकिन मैं बीच में रैंडमली नंबर्स उठा रहा हूँ। 0 पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 ही आ रही है देखो। 1 पे कितनी आ रही है, 1 का स्क्वायर 1 आ रही है। 2 पे कितनी आ रही है, 2 आ रही है, तो कहीं भी कुछ रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, अलग अलग पे कोई प्रॉब्लम नहीं है एक्स पे। और 3x पे भी आप डाल के देखो, 4 डालोगे तो 12 आ रही है, 5 डालोगे तो 15 आ रही है, तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, x भी अलग चल रहा है, y भी अलग चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है। राइट, तो ये मेरा फंक्शन रहेगा। बाकी केसेस में सिर्फ 3 जो रिपीट कर रहा था, मुझे उसमें प्रॉब्लम थी क्योंकि 3 दोनों में जा रहा था, तो कहीं वैल्यूज चेंज हो जाती तो 3 की 2 वैल्यूज हो जाती, जो इस केस में नहीं हुई। यही चीज हम नीचे वाले फंक्शन में देख सकते हैं gx में। अब gx में भी आप देखो 2 जो है मेरा दोनों में आ रहा है, यहां भी मेरा इक्वल टू 2 अलाउड है और यहां भी मेरा इक्वल टू 2 अलाउड है, तो बाकी जगह तो मुझे पता है कि कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो 2 पे चेक कर लेते हैं। जब मैं यहां पे डालूंगा फ्रॉम 0 to 2 में डालूंगा f2 को, तो क्या आ रहा है निकल के, 2 का स्क्वायर 4 आ रहा है, तो यानी 2,4 मेरा ये मेरा रिलेशन निकल के आ रहा है। अब यहां पे जब मैं f2 डालूंगा, क्योंकि यहां भी अलाउड है मुझे, तो 3 into 2 यहां 6 आ रहा है, तो 2,6। अब क्या हुआ, अब सिंस 2 हैज नॉट गॉट अ यूनिक इमेज, 2 की 2 इमेज बन गई है। ठीक है, तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो यहां पे आप क्या लिखोगे कि सिंस 2 हैज गॉट 2 इमेजेस। ठीक है, अंडर जी मतलब या जी फंक्शन में कह सकते हो आप, इन जी। ठीक है, सो इट इज नॉट अ फंक्शन, सो इट इज नॉट अ फंक्शन, क्योंकि यही मेरी कंडीशन थी। तो समझना और लिखना दोनों आपको अच्छे से आना चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन, इफ fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फाइंड f.1 माइनस f1 1.1 माइनस 1। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब f1.1 आप डालो ऊपर, क्या आएगा 1.1 का स्क्वायर, क्योंकि fx क्या है, fx तो x स्क्वायर है। तो जब मैं f1.1 डालूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा जी 1.1 का स्क्वायर, माइनस f1 क्या आएगा जी 1 डाल देंगे हम x के अंदर, तो 1 का स्क्वायर अपॉन 1.1, नीचे f नहीं है ध्यान रखना, 1.1 माइनस 1 है, तो सिंपल 0.1 आ जाएगा सब्ट्रैक्ट करके। तो यहां से क्या आ गया मेरा 1.1 का स्क्वायर क्या हुआ 1.21 माइनस 1 ओवर 0.1, तो यहां से मेरा क्या निकल के आया, 1 माइनस कर दूंगा 0.21 ओवर 0.1, तो आप क्या कर सकते हैं 21 ओवर 100 इंटू 1 ओवर 10, 1 0 कटी, तो आंसर मेरा 2.1 आ गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। 3 को मैं ऊपर करूंगा, ऊपर स्पेस छोड़ दी मैंने। क्या है थर्ड, फाइंड द डोमेन, क्या निकालनी है डोमेन ऑफ फंक्शन fx। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, x जो मर्जी हो सकता है, बस नीचे जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं हो सकता, तो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं हो सकता, तो इसके फैक्टर्स बना लो, इट कैन नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है ना, क्योंकि कोई भी फंक्शन मेरा अगर fx को gx ओवर hx में लिखता हूं, ये लिखने की टेक्निक आप पेपर में ऐसे बना के लिखोगे कि दिस है, तो इसमें मेरा hx कैन नेवर बी इक्वल टू 0, यही मेरा कंडीशन में ही आ जाता है। ठीक है, तो यहां से मैं आगे चल रहा हूं, तो यहाँ पे 4 इंटू 3 नहीं 6 इंटू 2 12 आ जाएगा, तो x माइनस 6 x माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी x कैन नॉट बी 6 और 2, तो इसका मतलब डोमेन क्या बनी, x विल बिलोंग टू रियल नंबर्स माइनस 2,6 एलिमेंट्स को मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ये मेरी डोमेन आ गई। नेक्स्ट इज फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द डोमेन
एंड रेंज, अब दोनों निकालनी है, ऑफ द रियल फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वन। तो कल जैसा हमने करा था सेम वैसा ही क्वेश्चन है, तो रूट में आ गया। अब क्या होगा, अब y इज इक्वल टू रूट ऑफ x माइनस वन। तो पहली कंडीशन रूट के अंदर मेरा क्या होता है, नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता, तो यहीं से मैं क्या लगा दूंगा कि x माइनस वन रूट के अंदर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो सिंपल सा यहीं से ही आ गया मेरा। ठीक है जी, एक कंडीशन ये आ गई, ये तो मेरी डोमेन हो गई, यानी x को मैं क्या लिख सकता हूँ, x बिलोंग्स टू 1 टू 1 इंक्लूसिव है तो क्लोज्ड ब्रैकेट आएगी, क्योंकि 1 के आगे इक्वल टू लगा हुआ है, 1 से इन्फिनिटी, इन्फिनिटी में हमेशा ओपन ब्रैकेट। तो दिस इज माय डोमेन, राइट। अब दूसरी चीज हमें पता है रूट की वैल्यू क्या, कि लीनियर इक्वेशन है, सिंगल है, तो हमारी रूट की क्या निकल के आएगी, y की डिग्री 1 है ना, तो रूट ग्रेटर देन 0 आएगा। और वो कैसे चेक कर सकते हो आप, x की वैल्यू डाल के चेक करो, x की वैल्यू 1 डालो, x की वैल्यू जब मैं 1 डालूंगा तो क्या निकल के आएगा, 0 आएगा आंसर। 2 डालोगे तो उससे बड़ा ही आएगा, 3 डालोगे तो उससे बड़ा आएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, अब मैं रेंज के केस में लिख रहा हूं, फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 क्या होगा जी, y विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये मेरी पहली चीज हो गई। ठीक है, दूसरी चीज वापिस से अब क्या करोगे, ऑल्सो y इज इक्वल टू रूट एक्स माइनस 1। ठीक है जी, y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, अब चेंज कर लेंगे ना हम फंक्शन को, तो y स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स आ गया। अब x पे क्या कंडीशन लगी हुई है, x पे तो कंडीशन लगी हुई है x इज ग्रेटर देन 1 है, x पे कंडीशन क्या लगी है कि x इज ग्रेटर देन 1 है, तो मैं जो फंक्शन मेरा y स्क्वायर प्लस 1 है वो भी ग्रेटर देन 1 होगा, एज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। x पे जो कंडीशन है वही मैंने उस पर लगा देनी है रिवर्स करके फंक्शन को। अब क्या हुआ, y स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 आ गया, तो दैट मीन्स y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो क्या निकल के आया, 1 and 2 से, फ्रॉम 1 and 2 एक ही चीज निकल के आ रही है, और वो मैंने आपको पहले ही बोल दी थी रूट देख के ही कि कोई सिंगल डिग्री है तो 0 से बड़ा ही आएगा, 0 या 0 से बड़ा। ठीक है, तो y विल बिलोंग टू 0 से इंफिनिटी, 0 क्लोज्ड, इंफिनिटी ओपन, एंड दिस इज माय रेंज। बिल्कुल वही प्रोसेस फाइनलाइज्ड हुए वही लगा दिया। नेक्स्ट इज फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इट सेज, फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द रियल फंक्शन f डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1। अब मॉड्यूलस का फंक्शन आ गया। ठीक है, डोमेन और रेंज मैंने दोनों निकालनी है इसकी, तो पहले तो मैं इसे पीस वाइज डिफाइन कर लेता हूँ। और पीस वाइज डिफाइन कैसे होगा कि मेरा जो एफ एक्स है, ठीक है, या आप इसको मॉड x माइनस 1 भी लिख सकते हो यहाँ पे, जो मेरा मॉड है, राइट। अभी देखो मैं इसमें बिना कुछ करे पेन हिलाए भी बता सकता हूँ इसका आंसर, क्योंकि देखो अंदर x में इनपुट में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है, x जो मर्जी वैल्यू ले सकता है, तो डोमेन तो मेरी रियल नंबर आएगी। ठीक है, और आउटपुट में मॉड मुझे पता है 0 या 0 से बड़ा ही होता है मॉड, हमेशा मॉड में नेगेटिव नंबर तो आ ही नहीं सकते, तो 0 से इन्फिनिटी इसकी रेंज आएगी, और इनपुट जो डोमेन है वो मेरी रियल नंबर आएगी। ये मेरा आंसर पहले से फिक्स हो गया, मैं साइड में लिख देता हूँ इस आंसर को। ठीक है, डोमेन मेरी क्या आएगी, डोमेन मेरी x की वैल्यू रियल नंबर आएगी, और रेंज मेरी क्या आएगी, 0 से बड़ी आएगी, 0 या 0 से बड़ी, तो 0 से इन्फिनिटी में डाल देता हूँ। अब हम चेक करते हैं कि इसको 4 मार्क्स के हिसाब से कैसे लाना है। अब देखो मॉड x माइनस 1 को मैं डिफाइन करूंगा मॉड्यूलस फंक्शन को, और मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है, पॉजिटिव कब लिख देता हूं मैं इसे, x माइनस 1 कब होगा, पूरा का पूरा मॉड पॉजिटिव कब होगा, जब पूरे का पूरा मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, यानी कि x इज ग्रेटर देन 1 आ गया यहाँ से। तो x इज ग्रेटर देन 1 ब्रेक पॉइंट आ गया, आप देख भी सकते हो, 1 माइनस 1 करोगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, उसके लेफ्ट में तो नेगेटिव जाने शुरू हो जाएंगे नंबर, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 में मेरा ये x माइनस 1 ही रहेगा, और पूरे मॉड के आगे नेगेटिव लगा दो x माइनस 1। ठीक है, कब रहेगी, जब यही वैल्यू मेरी x माइनस 1 जो है वो लेस देन 0 रहेगी। ठीक है, यानी कि x जो है वो लेस देन इक्वल टू 1 रहेगा। तो बेसिकली जब ये रहेगा x ग्रेटर देन 1 तो ऊपर वाला फंक्शन, और जब x लेस देन 1 रहेगा तो मेरा नीचे वाला फंक्शन।
इक्वल टू नहीं लगेगा, सॉरी मैंने इक्वल टू गलती से लगा दिया, इक्वल टू को आप हटा दो नीचे से क्योंकि इक्वल टू ऊपर ले चुका हूं मैं। तो लेस देन 1 पे ये रहेगा फंक्शन, ठीक है। इसको नंबर लाइन पे अगर आप प्लॉट करना चाहो तो बड़े आराम से आपको दिख रहा है कि ये मेरा 1 ब्रेक पॉइंट आ गया। इसके लेफ्ट में फंक्शन जो है मेरा -x - 1 रहेगा, यानी कि माइनस ब्रैकेट में था -x + 1 हो जाएगा, और राइट में फंक्शन मेरा x - 1 रहेगा। 1 पे भी फंक्शन मेरा x - 1 ही रहेगा। तो ये तो मैंने अपने फंक्शन को डिफाइन कर लिया पीस वाइज। अब क्या होगा, अब मुझे निकालनी है डोमेन। तो डोमेन तो देखो मेरी कहाँ से आती है, डोमेन मेरी इस सेक्टर से आती है। इन दोनों की यूनियन करता हूं मैं क्योंकि x की वैल्यूज तो यही डिफाइन हो रही है। x > 1 यहां से आ गया और x < 1 मेरा यहां से आ गया। कहीं पे कोई रुकावट तो है ही नहीं, देखो 1 से नीचे भी है सारे, 1 से ऊपर भी और 1 भी है, तो दैट मीन्स डोमेन तो मेरी रियल नंबर आ गई। वो तो मैं सीधा सीधा यहीं से लिख दिया मैंने कि डोमेन इज रियल नंबर, ठीक है, क्योंकि सारी वैल्यूज x की अलाउड है। तो देखो मैच कर गई डोमेन मेरी। अब बात आ गई जी मेरी रेंज की। तो रेंज की जब मैं बात करूंगा तो दो केसेस तो मेरे पास आ ही गए, x > 1 और x > 1। तो दोनों केसेस को ले लेते हैं हम, ठीक है। तो दोनों केसेस क्या है, x > 1 वाला आपका ये वाला केस है और x > 1 वाला आपका > वाला ये केस है, ठीक है। तो x > 1 में फंक्शन क्या है, -x + 1, यही है y मेरा फंक्शन। और x > 1 में फंक्शन क्या है, y = x - 1। ये यहां से मैंने फंक्शन लिख दिया, चाहे यहां से लिख दो चाहे यहां से लिख दो, ठीक है जी। अब इसमें क्या करेंगे, इसको x में जो हम चेंज करते हैं रेंज के लिए, चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम, x = -y + 1 हो जाएगा जी। अब मैं कंडीशन लगा दूंगा कौन सी, x > 1 वाली। तो -1 + -y + 1 is less than 1। तो ठीक है, कितना आ गया, -y is less than माइनस कितना 0 आ गया, 1 माइनस। तो y is less than -y था, तो y में जब -y < 0 था, अब y को चेंज करूंगा -1 से डिवाइड करूंगा तो इनइक्वालिटी रिवर्स कर जाएगी, y is greater 0 हो जाएगा। तो एक तो मेरी ये चीज आ गई, ठीक है। दूसरा पार्टीशन कर देते हैं यहाँ पे। सेकेंड आइटम क्या आएगी मेरी, अब y = x - 1 है, तो x कितना हो जाएगा, -1 इधर आ जाएगा, y + 1 हो जाएगा। अब इस केस में मेरी कंडीशन क्या है, x > 1, तो वही मैं इस पे लगा देता हूँ, y + 1 > 1, तो y is > 0 आ जाएगा, ठीक है। दोनों कंडीशंस आ गई। अब इन दोनों कंडीशंस की क्या करते हैं हम, यूनियन, क्योंकि वर्टिकल कंडीशन है ऊपर नीचे की है, ठीक है ना। x > 1 के लिए फंक्शन ये है, x > 1 के लिए y की वैल्यू ये आ सकती है। तो y की वैल्यू मेरी कौन कौन सी आ सकती हैं, यूनियन कर देते हैं वर्टिकल फंक्शंस की हम, यानी y की वैल्यू हमारी > 0 आ सकती है, यहां से भी और यहां से भी, ठीक है जी। तो y की वैल्यू > 0। तो ये मेरी क्या बन गई, y बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी एंड दैट इज माई रेंज। ये मेरी रेंज हो जाएगी, देखो बिल्कुल सेम आ रही है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6 एंड व्हाट इट सेज, लेट f इज x, x² over 1 + x² such that x belongs to R यानी रियल नंबर्स, be a function from R into R, determine the range of f। ठीक है जी, आपको रेंज ऑफ f ढूंढनी है। तो रेंज का मतलब मुझे y ढूंढना है। अब y पे अगर मैं कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ, यानी मैं आउटपुट पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ, तो ये आउटपुट है ना। तो अब इसको रेंज के लिए अब क्या कर सकते हैं, x तो रियल नंबर है, इनपुट पे मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखो, सिर्फ देखने से हमें क्या पता चल रहा है, हमें देखने से पता चल रहा है कि जो मेरा x² है उसको जब मैं 1 + x² से डिवाइड करूं, मतलब मैं सेम नंबर से एक ऐड करके कर रहा हूं, तो बड़ा हो गया ना, ऊपर छोटा हो गया न्यूमरेटर, नीचे डिनोमिनेटर 1 से बड़ा हो गया, मतलब उससे 1 बड़ा है। तो इसका मतलब आंसर जो हमेशा <1 ही आने वाला है, ठीक है जी। 1 भी नहीं आएगा क्योंकि बराबर आने पे x² होने पे 1 आता, तो <1 आने वाला है। और दूसरी चीज, मुझे क्योंकि x का स्क्वायर है तो x² तो पॉजिटिव ही रहने वाला है, ऊपर भी नीचे भी, तो ऊपर भी पॉजिटिव आने वाला है, नीचे भी पॉजिटिव ही आने वाला है। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, अगर मैं 0 डाल दूंगा ऊपर तो 0/1 0 आ जाएगा। तो कहने का मतलब कि 0 से बड़ा रहेगा और
जो मेरा ये पूरा फंक्शन है y से डिनोट कर देते हैं इसे, ये मेरा 1 से छोटा रहेगा। तो देखने से तो जी मेरी ये रेंज फिक्स हो गई। क्लियर है? अब इसको अचीव कैसे करना है? अब अचीव ऐसे करेंगे इसको, हम इसको y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो नॉर्मल करते हैं वही करते हैं। अब x की टर्म्स में फंक्शन बनाना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, y प्लस वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉमन 1 माइनस वाई, y ओवर 1 माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब तो यहाँ से भी ले सकते हैं या अगले से भी ले सकते हैं। यहाँ से एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आएगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी हमेशा 0 और 0 से बड़ी आएगी। या अगर आप इसको रूट में लिखोगे तो आपको पता है रूट के बीच वाला भी जो होता है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। ठीक है जी। अब इसमें क्या होगा, अब आप इनइक्वालिटी चेंज करेंगे। बड़ी अच्छी बात सीखेंगे हम इसमें, क्योंकि इनइक्वालिटी ऊपर नीचे हो गई है, ये आपके पास पहले बार केस आया है। तो अब इसको क्या करेंगे, मैं इसको लिखूंगा y अपॉन y माइनस 1, चेंज कर दिया मैंने, तो इनइक्वालिटी रिवर्स कर जाएगी क्योंकि -1 से मैंने इसको चेंज करा, -1 से डिवाइड या मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी रिवर्स कर गई। अब क्या करते हैं, अब इसमें वेवी कर्व टाइप का बड़े आराम से लगता है। और कैसे लगता है, हम क्या करेंगे, ऊपर y को y माइनस 0 कंसिडर कर सकता हूँ जी, मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। डिग्री कितनी है, 1 है। ऐसे y माइनस की क्या है, ये भी 1 है। ठीक है। अब क्या होता है, अब नॉर्मली तो अगर आप देखोगे कि दो चीजों को डिवाइड करके मेरा लेस देन इक्वल टू 0 कब आ रहा है, भाई नेगेटिव आएगा मेरा या 0 आएगा। तो नेगेटिव कब आएगा, जब ऊपर नीचे दोनों के साइन अलग होंगे। तो या तो आप इसको अलग अलग साइन करके कर लो कि ऊपर अगर नेगेटिव हुआ तो नीचे पॉजिटिव होगा, या ऊपर अगर पॉजिटिव हुआ तो नीचे नेगेटिव होगा, है ना। ये दो केसेस बना के आप बड़े आराम से इसको चेक कर सकते हैं, राइट। और इसे शॉर्टकट की फॉर्म में कैसे कर सकते हैं, या चलो पहले एक बार इसको कंप्लीट ऐसे ही करके देखते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में वेवी कर्व नहीं है अलाउड, तो इसको ऐसे ही करते हैं। तो या तो मेरा क्या होगा कि ऊपर y मेरा नेगेटिव होगा, पहला केस y नेगेटिव, ठीक है, y इज लेस देन 0, और y माइनस 1 क्या होगा, पॉजिटिव होगा, एंड y माइनस 1 पॉजिटिव में ग्रेटर देन मेरा 0 आ जाएगा। ठीक है जी। अब ऊपर क्योंकि इक्वल टू का निशान है, तो इक्वल टू का निशान 0 तो ऊपर से ही मिलेगा, तो मतलब y इज 0 भी हो सकता है, कम भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। तो यहाँ से y इज लेस देन 0 तो सिंपल ही हमें आ रहा है। यहाँ से क्या चीज आ गई निकल के, y इज y माइनस 1, पॉजिटिव केस में y माइनस 1, y इज ग्रेटर देन 1। ठीक है। अब ये दो चीजें यहाँ से निकल के आई हैं। या फिर और क्या होगा सेकंड केस, कि y मेरा ऊपर वाला पॉजिटिव होगा और नीचे वाला नेगेटिव होगा। ऊपर वाला पॉजिटिव ले लेते हैं हम, तो y मेरा कितना हो जाएगा, y ग्रेटर देन 0, इसमें इक्वल टू डाल सकते हैं क्योंकि 0 अलाउड है, एंड नीचे वाला नेगेटिव हो जाएगा, यानी इट इज लेस देन 0, तो ये लेस देन 0 आ जाएगा। ठीक है, ये ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। अब इन दोनों केसेस में कॉमन ही लगेगा केस, कि या तो ये अलाउड है मुझे, या मुझे ये अलाउड है। अब इसमें मेरा देखो क्या बन के आ रहा है, कॉमन मेरा इन दोनों से क्या निकल के आ रहा है, देखो y इज लेस देन 0 और y इज ग्रेटर देन 1। यहाँ एक छोटा सा एरर है, इसको ठीक करें, ये लेस देन 1 आ रहा है। अब आप ये देखो, जो येलो वाला केस है, अगर मैं इसको देखूं ध्यान से, तो ये क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि y सेम टाइम पे 0 से छोटा भी होना चाहिए और उसके बराबर हो सकता है, या एंड सेम टाइम पे वो y ग्रेटर देन 1 भी। ऐसा हो सकता है क्या, पॉसिबल नहीं हो सकता। सो दिस केस इज रिजेक्टेड, यहां से कुछ निकल के नहीं आने वाला। अब रही बात सेकंड केस की, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y लेस देन 1, ये बिल्कुल अलाउड है जी हमें। तो इससे हम क्या निकल के आ गया, इससे हमारा आंसर निकल के आ गया कि y जो है मेरा 0 से 1 के बीच में रहेगा, और यही मेरी रेंज हो जाएगी। ठीक है। अब इसका, ये तो आपका एनसीईआरटी में प्रॉपर लिख के आप ऐसे नंबर ले सकते हो। अब इसे वेवी कर्व से भी मैं कर सकता हूँ।
ठीक है, और वो कैसे कर सकता हूं मैं, नीचे मैं मेथड टू वेवी कर्व टाइप का यहां पे बता रहा हूं, वेवी कर्व, ठीक है। वो क्या है कि मेरी इक्वेशन क्या थी, मेरी इक्वेशन थी y ओवर y माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। तो इसमें हम क्या करते हैं जी, इसमें देखो, इसको मैं बोल सकता हूं कि y माइनस 0 की डिग्री 1 है, y माइनस 1 की डिग्री 1 है, लेस देन इक्वल टू 0 चाहिए। नंबर लाइन बनाओ, वो क्या आ रहे हैं क्रिटिकल पॉइंट्स, ऊपर से मेरा 0 आ रहा है, y माइनस 0 को 0 डालोगे 0 आएगा क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है जी। y माइनस 1 को 0 डालोगे तो 1 आएगा, 1। अब लेकिन नीचे डिनोमिनेटर में कभी 0 नहीं हो सकता क्योंकि नॉट डिफाइंड हो जाएगी, तो 1 तो मेरा कभी भी अलाउड नहीं होगा। लेकिन ऊपर देखो इक्वल टू 0 है, बिल्कुल 0 अलाउड है, तो 0 अलाउड है सिर्फ मेरी, 1 इज नॉट अलाउड। 1 पे मेरा नीचे फंक्शन 0 हो जाएगा। अब हम राइट से स्टार्ट करते हैं, राइट से स्टार्ट करेंगे प्लस साइन से, और 1 कहाँ से आ रहा है, 1 की पावर ऑड है, साइन चेंज हो जाएगा तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। अब 0 की y माइनस 0 की पावर भी ऑड है, साइन फिर चेंज हो जाएगा 0 को क्रॉस करते हुए, ठीक है जी। चाहिए क्या मुझे, लेस देन 0, नेगेटिव चाहिए और 0 भी चाहिए। तो आंसर मेरा देखो बड़े आराम से 0 से 1 मुझे दिख रहा है, 0 क्लोज्ड ब्रैकेट से 1 लेस देन 0, ये मेरी क्या आ गई जी, ये मेरी रेंज आ गई जो कि बिल्कुल मैच कर रही है ऊपर वाली रेंज से। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, लेट एफ जी फ्रॉम R to R be defined respectively by fx is equal to x plus 1, gx is equal to 2x minus 3, find f plus g, f minus g, f और g। बच्चों वाला क्वेश्चन है। f plus g को हम कैसे कर सकते हैं, fx plus gx, ये थ्योरम पढ़ी थी हमने, ठीक है। fx क्या है मेरा, x plus 1 है, और gx क्या है जी मेरा, 2x minus 3 है। तो दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, 3x माइनस 2। तो ये मेरा f प्लस जी आ गया। अगर आप माइनस करेंगे, f माइनस जी मांग रहे हैं अगर आप, तो एफ एक्स माइनस जी एक्स, एफ एक्स माइनस जी एक्स करेंगे आप तो क्या हो जाएगा जी, एफ एक्स माइनस जी एक्स, यहाँ माइनस लग जाएगा बस, x माइनस 2x इज माइनस एक्स, 1 माइनस माइनस प्लस 4, तो ये एफ एक्स माइनस जी एक्स आ गया। और f ओवर g, लास्ट इज f ओवर g, f ओवर g इज एफ एक्स अपॉन जी एक्स। और कंडीशन क्या होती थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जी एक्स नॉट इक्वल टू 0, इम्प्लाइज हटा दो, कॉमा लगा दो, कंडीशन है। एफ एक्स मेरा x प्लस 1 है, जी एक्स मेरा 2x माइनस 3 है, कंडीशन 2x माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी x इज नॉट इक्वल टू 3/2, सो दिस इज माई f ओवर g। क्वेश्चन नंबर 8, लेट f 1 1 2 3 0 माइनस 1 माइनस 1 दे रखा आपको f, बी अ फंक्शन फ्रॉम z टू z, डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, फॉर सम इंटीजर्स ए एंड बी डिटरमाइन ए एंड बी। तो ये वैसे ही है लीनियर फंक्शन की तरह, लीनियर फंक्शन ही दिया आपको। तो यहाँ पे एफ एक्स को अगर मैं y पुट कर दूँ तो y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी टाइप का फंक्शन है ये आपका। आप कोई से वैल्यू डालो, मैं 0 माइनस 1 से उठा रहा हूँ क्योंकि एक 0 से फटाफट निकल आती है, तो माइनस 1 y की जगह डल जाएगा, x की जगह 0 प्लस b माइनस 1 इज इक्वल टू b, तो b की वैल्यू माइनस 1 आ गई। अब इसके बाद 1 1 डाल लो, ठीक है जी, तो क्या आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू a, 1 प्लस b की वैल्यू इज माइनस 1, तो ये 2 इज इक्वल टू a आ गया, तो b माइनस 1 एंड a इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, लेट r बी अ रिलेशन, ठीक है जी, फ्रॉम n टू n, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है, डिफाइंड बाय ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, a इज इक्वल टू बी स्क्वायर। इसने यहाँ कंडीशन दे दी कि a इज इक्वल टू बी स्क्वायर, मेरा रिलेशन ये है। आर द फॉलोइंग ट्रू, अगले आपको बताना है फर्स्ट पार्ट, a कॉमा a बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर ऑल a बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। तो देखो मेरा बेसिकली रिलेशन क्या है, मेरा
ए कॉमा बी का जो रिलेशन है, जब इसकी बात कर रहे हैं तो रिलेशन है मेरा ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में जो बात कर रहा है वो कह रहा है क्या ए कॉमा ए जो है वो रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, तो चेक कर लेते हैं। तो देखो जब भी मैं ए कॉमा ए मतलब मुझे बी को भी ए से रिप्लेस करना है, तो बेसिकली मैं क्या चेक कर रहा हूँ, क्या ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप 2 ले लो ए को, आप अगर 2 ले लोगे, ठीक है, तो यहाँ भी 2 आएगा, तो कहने का मतलब 2 इक्वल टू 2 स्क्वायर होगा, कभी भी नहीं होगा। ठीक है, तो ए कॉमा ए विल नॉट बिलोंग टू रिलेशन। ठीक है जी, ये तो रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहा, ये तो हमने देख लिया। सेकेंड पार्ट वो कहता है ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन अगर कर रहा है इम्प्लाइज, तो मतलब पहला पार्ट इफ हो गया, तो देन हमें ये प्रूव करना है। तो इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज बी कॉमा ए भी आर को इम्प्लाई करेगा। तो अगर ए कॉमा बी, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, तो हमें प्रूव करना है जी कि बी कॉमा ए जो है वो भी रिलेशन को करे बिलोंग। तो ए कॉमा बी अगर रिलेशन को बिलोंग करे दैट मीन्स ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ये मेरा ट्रू है। तो कोई एक ऐसा नंबर उठा लेते हैं, तो जैसे कि 4 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो दैट मीन्स 4 कॉमा 2 मेरा बिलोंग्स टू रिलेशन। अब हम इधर क्रॉस चेक करते हैं क्या 2 कॉमा 4 रिलेशन को बिलोंग करता है, तो हम चेक करते हैं। अब b इज इक्वल टू ए स्क्वायर में क्या हो जाएगा, रिलेशन चेंज हो गया, b इज इक्वल टू ए स्क्वायर हो गया, क्योंकि b अब मुझे रिवर्स करना है और a भी रिवर्स करना है, दोनों इंटरप्लेट चेंज कर देने हैं। तो b इज इक्वल टू ए स्क्वायर हो गया। b क्या है मेरा, b मेरा 2 है, तो b मेरा 2 है, a क्या है मेरा 4 है, तो क्या मेरा 4 स्क्वायर 2 है, बिल्कुल नहीं है। तो दिस इम्प्लाइज b इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ पे तो हम चेक कर रहे हैं, चेकिंग। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज b कॉमा ए डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन। ठीक है जी, 2 पार्ट हो गए मेरे। अब थर्ड पार्ट देखते हैं क्या बोलता है। थर्ड पार्ट, a कॉमा b बिलोंग्स टू रिलेशन, b कॉमा c बिलोंग्स टू रिलेशन इम्प्लाइज दैट a कॉमा c बिलोंग्स टू रिलेशन। तो क्या बोल रहे हैं जी, ये कह रहा है कि अगर इफ कि a कॉमा b भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, ठीक है जी, b कॉमा c भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, तो मुझे बताओ कि a कॉमा c क्या रिलेशन को बिलोंग करेगा। तो इसमें भी एक एग्जांपल देख लेते हैं एग्जांपल के साथ। और एग्जांपल क्या बनेगी इसमें, a कॉमा b रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, a कॉमा b मेरा क्या हो रहा है जी, कोई एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे a इज इक्वल टू बी स्क्वायर हो रहा है, कहने का मतलब ये रिलेशन था मेरा, और इधर मेरा b स्क्वायर b इज इक्वल टू सी स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, तो b को सी स्क्वायर तो यहीं से स्टार्ट कर लो आप चाहे तो c का स्क्वायर 4 का मतलब मैं अगर a को 4 ले रहा हूँ, a को मैं क्या लेता हूँ, a को मैं 16 ले रहा हूँ, a को 16 लूँगा तो b 4 स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब b 4 आ गया, तो यहाँ पे b 4 आ गया तो c मेरा 2 आ गया। ठीक है जी, क्या ये इम्प्लाई कर रहा है कि यहाँ पे हमने चेक करना है कि a इज इक्वल टू सी स्क्वायर है, ये इम्प्लाइज में ही चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे a कितना है, a चेक करो, a मैंने 16 लिया और b मेरा 4 है और c मेरा 2 है, तो a मेरा 16 है और c मेरा 2 है। क्या ये है, बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे जब हमने देखा कि 16 इक्वल टू 4 स्क्वायर है, तो यहाँ पे ए बी यानी कि 16,4 बिलोंग्स टू रिलेशन है। ठीक है जी, कॉमा इधर से 4,2 बिलोंग्स टू रिलेशन है, लेकिन ये बिल्कुल इम्प्लाई नहीं कर रहा कि 16,2 भी रिलेशन को बिलोंग करेगा। ठीक है जी, तो चाहे आप डज नॉट, ऊपर मैंने डज नॉट बिलोंग टू में लगाया, यहाँ मैंने इम्प्लाइज पे ही कांटा लगा दिया, बात है क्या, डज नॉट इम्प्लाई। ठीक है जी, तो इसका क्या मतलब हुआ कि 16,2
डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन। ठीक है, ऊपर उसने यही कहा था कि अगर आपको ये सब है तो जस्टिफाई योर आंसर इन ईच केस, तो हमने जस्टिफाई ऑलरेडी कर दिया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10th। लेट ए सेट दे दिया, बी सेट दे दिया, एफ फंक्शन दे दिया। आर द फॉलोइंग ट्रू, आपको बताना है फर्स्ट पार्ट, एफ इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। एफ जो है रिलेशन है ए टू बी, तो रिलेशन में तो हमें सिर्फ कार्टेशियन प्रोडक्ट ही चेक करना होता है, बस चेक कर लो बीच में सही उठा रहा है कि नहीं उठा रहा। सबसेट होना चाहिए ना रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट का, तो 1 ए में से है, 5 बी में से है, बिल्कुल ठीक है। ये तो 2 ए में है, 9 बी में है, बिल्कुल ठीक है। 3 ए में है, 1 बी में है, बिल्कुल ठीक है। 4 ए में है, 5 बी में है, 2 ए में है, 11 बी में, बिल्कुल ठीक है जी। So first one is relation from A to B, yes. Why? Because relation is F जो है वो सबसेट है, किसका आ रहा है, A क्रॉस B का, तो बिल्कुल ओके है। सेकेंड पार्ट, F is a function from A to B, फंक्शन है क्या, तो फंक्शन के लिए फर्स्ट एलिमेंट चेक कर लो, रिपीट कर रहा है क्या, बिल्कुल कर रहा है। 2 2, तो 2 की इमेज क्या आ रही है, 2 आ रही है, तो हम लिख सकते हैं सिंस 2,9 and 2,11 says 2 has got 2 images. This implies F is not a function. ऐसे प्रॉपर लिख के मार्क्स मिलेंगे आपको। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11। लेट एफ बी द सबसेट ऑफ जेड क्रॉस जेड, तो एफ जो है इसका सबसेट है, डिफाइंड बाय एफ इज इक्वल टू ए बी, ए प्लस बी, ए एंड बी दोनों इंटीजर्स हैं। इज एफ अ फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड, हमें बताना है कि एफ जो है वो फंक्शन है कि नहीं है जेड टू जेड में, जस्टिफाई करना है हमने अपने आंसर को। तो देखो फंक्शन क्या है, फंक्शन मेरा अगर एक्स मेरा क्या है, ए बी टाइप का, ए इंटू बी हो रहा है, ए इंटू बी हो रहा है, और वाई जो है मेरा वो किस टाइप का है, ए प्लस बी टाइप का है। अब यहाँ पे मुझे कुछ इसने स्पेसिफिक फंक्शन तो दिया नहीं है, तो इसमें मुझे इन दोनों से ही काम चलाना पड़ेगा। एक्स को अगर मैं ध्यान से देखूंगा, 2 नंबर ले लेते हैं कोई, भाई फंक्शन हमारा x की वैल्यू रिपीट नहीं करनी चाहिए ना, फर्स्ट एलिमेंट शुड नॉट रिपीट। तो इसमें देखो एक चीज़ मैं कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, कोई भी 2 नंबर उठा लेते हैं, जैसे मैं 2 उठा लेता हूँ और -3 कर देता हूँ, और इधर मैं -3 उठा लेता हूँ और 2 कर देता हूँ। इन दोनों ही केस में मेरा ए बी जो है वो -6 आने वाला है ना, इन दोनों केस में मेरा ए बी -6 आने वाला है। अब इसके अगेंस्ट हम चेक करते हैं a प्लस बी क्या बनेगा। तो जब a 2 है और b -3 है, तो 2 प्लस -3 मेरा कितना बन गया जी, ये -1 बन गया। और सेकंड केस में -3 जब a है और b मेरा 2 है, तो ये क्या बन गया, ये मेरा, इस केस में मैंने कुछ गड़बड़ करी है, जस्ट लेट मी चेक। इससे तो देखो बराबर आएगा, इसको ऐसे नहीं करते, एक काम करते हैं, व्हाट वी डू, सेकेंड लाइन को मैं कैंसिल कर रहा हूँ, इससे तो सेम आ रहा है, क्योंकि अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 3 × -2 कर रहा हूँ, तो भी देखो -6 आ रहा है ना। तो इससे मेरी राइट हैंड साइड में a प्लस बी क्या बन जाएगी, a प्लस बी क्या बन जाएगी, 3 प्लस -2। अब ये क्या आ गया, अब ये 1 आ गया, अब अलग होगा। ऊपर जो मेरा पेयर बनेगा वो क्या बनेगा, ऊपर माई पेयर विल बी -6 -1, नीचे मेरा पेयर क्या बन रहा है जी, -6 के साथ 1। नाउ -6 हैज गॉट 2 इमेजेस, ठीक है जी, -6 हैज गॉट 2 इमेजेस, सो दैट इज व्हाई इट इज नॉट अ फंक्शन, एफ इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, क्लियर है जी आपको। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट इट सेज, लेट a इज इक्वल टू दिस सेट,
लेट f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू n, यानी a सेट से नेचुरल नंबर्स पे जा रहा है, बी डिफाइंड बाय fn इज इक्वल टू द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n। fn दे दिया उसने, क्या है फंक्शन मेरा कि हाईएस्ट प्राइम फैक्टर है n का। तो इसको अगर एरो डायग्राम में आप समझना चाहोगे तो कैसे है कि ये a है, a से n पे जा रहा है, n इज नेचुरल नंबर्स, n बेसिकली यहाँ से उठाएगा वो, है ना, स्मॉल n यहाँ से लेगा, fn, ठीक है जी, तो n सॉरी यहाँ से उठाएगा वो, तभी यहाँ पे fn आएगा निकल के, ठीक है। इज द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n, इस n का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर होना चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पास a में क्या क्या है, a में अगर मैं एलिमेंट्स डालूं, जैसे सबसे पहले मैं 9 डालूं, 9 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या है, नेचुरल नंबर ही लेना है मुझे, तो 3 आ जाएगा। 10 का क्या है जी, 5 आ जाएगा। 11 का क्या है, 11 ही आएगा, ठीक है, नीचे कर देते हैं ऐसे। 12 का क्या है, 12 का 2 3 3 आएगा, तो 3 ऊपर ही चला जाएगा, ठीक है जी। 13 का क्या है, 13 का 13 ही आ जाएगा, तो ये सर्कल थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब उसने क्या मांगा था, फाइंड द रेंज ऑफ f, तो अभी f बड़े आराम से इधर आ गई मेरी। सो द रेंज इज 3 5 11 एंड 13, ठीक है। इसमें आप एरो डायग्राम भी बना सकते हो और लिखने को इंग्लिश भी लिख सकते हो, फिर एक एक लाइन लिखनी पड़ेगी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 9 इज 3, दिस इज दिस एंड दैट, ठीक है जी। तो दिस इज मोर कन्वीनियंट वे। देखो जी, अब हमारा चैप्टर फिनिश हो गया। अब हम एक माइंड मैप बनाते हैं कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा। तो सबसे पहले जो फर्स्ट आइटम हमने, और एक्सरसाइज भी जो 2.1 थी, उसमें सबसे पहले हमने क्या चीज़ सीखी जी, उसमें सबसे पहले हमने सीखा कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट सीखा किसका, सेट्स का, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। और इसमें क्या थी खास बात कि a क्रॉस b करते हैं हम, ये खुद भी सेट होता है, और इसके अंदर कितने एलिमेंट्स होते हैं, अगर a के अंदर p एलिमेंट्स हैं और b के अंदर q एलिमेंट्स हैं, ठीक है जी, n b में मेरे q एलिमेंट्स हैं, n a में मैं लगा लूँ मेरे p एलिमेंट्स हैं, n a क्रॉस b में मेरे कितने हो जाते हैं, मेरे p q एलिमेंट्स हो जाते हैं, ठीक है जी। और a क्रॉस b हमारा b क्रॉस a के बराबर नहीं होता है। ऐसी कुछ चीज़ें हमने a क्रॉस b कार्टेशियन प्रोडक्ट में सीखी थी। सेकंड एक्सरसाइज जो थी वो मेरे को क्या बोलती है, वो थी हमारी रिलेशंस के ऊपर, ठीक है जी। और रिलेशंस क्या होते हैं, एक लाइन में अगर आप कहेंगे तो रिलेशंस आर इज सबसेट ऑफ a क्रॉस b, ठीक है, सबसेट है a क्रॉस b का। a क्रॉस b क्या है, a क्रॉस b सिंपली हमारा a, b ऑर्डर्ड पेयर में लिख देते हैं हम, है ना। तो अब रिलेशन जो है सबसेट है a क्रॉस b का, तो ये हमने रिलेशन में पढ़ा था। रिलेशंस में सारी पॉसिबिलिटीज है, नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होते हैं, नंबर ऑफ रिलेशंस अब a क्रॉस b में कितने हैं, पी क्यू एलिमेंट्स हैं a क्रॉस b में, तो अभी हमने यहाँ देखा ना पी क्यू एलिमेंट्स हैं a क्रॉस b में, तो अगर a क्रॉस b में पी क्यू एलिमेंट्स हैं तो उसके कितने सबसेट्स बन सकते हैं, उसके 2 पी क्यू एलिमेंट्स बन सकते हैं। तो ये हमने रिलेशंस में देखा था। रिलेशंस में कोई खास तौर पे रिस्ट्रिक्शंस हमारे ऊपर नहीं है। तो इससे अगली एक्सरसाइज जो थी वो कौन सी है, वो है 2.3 एंड दैट इज फंक्शंस। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ठीक है जी, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट से हमने रिलेशंस बनाए, रिलेशन से हम फंक्शंस बनाएंगे। फंक्शंस क्या थे हमने देखे, फंक्शंस हैं हमारे स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन। एक ही लाइन में अगर हमसे पूछा जाए फंक्शन क्या होता है, इट इज स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन। और स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन क्या है कि वो स्पेशल काइंड है कि फर्स्ट एलिमेंट कैन नॉट रिपीट। तो मेरा जो ए बी है या मेरा जो एक्स वाई है उसमें फर्स्ट एलिमेंट कैन नॉट रिपीट, फर्स्ट एलिमेंट कैन नॉट रिपीट, ठीक है। और इसे मोर टेक्निकल टर्म्स में हम क्या बोलते हैं कि इसकी यूनिक इमेज होनी चाहिए, ठीक है जी, इसकी यूनिक इमेज होनी चाहिए, यूनिक इमेज होनी चाहिए,
ठीक है जी। अब इसमें हमने रिलेशंस में हमने चीज़ें तो देख ही ली थी कि मेरे पास अगर दो चीज़ें हैं तो यहाँ से मेरी डोमेन निकल के आती है जो सारे यूज़ होते हैं मेरे, क्योंकि रिलेशन इसी से निकल के आता है ना। तो रिलेशन का फर्स्ट एलिमेंट क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट सारे डोमेन हो जाते हैं रिलेशन के, और सेकंड एलिमेंट यहाँ से डोमेन आ जाती है। सेकंड एलिमेंट जितना कंज्यूम होता है रिलेशन में उससे मेरी रेंज आ जाती है, और बाहर जो होता है ये कोर डोमेन होती है, जो पूरा मेरा सेट बी होता है ये कोर डोमेन होती है। ठीक है, फंक्शन में इस चीज़ में आते आते क्या होता है कि अच्छा इसमें जो मेरा ईच एलिमेंट पे अगर बात करूं तो बी मेरी इमेज हो जाती है, किसकी इमेज होती है, ए की। तो फंक्शन में जैसे हम आते हैं तो ए का नाम भी आ जाता है हमारा, और ए को हम क्या बोलते हैं इसमें, प्री इमेज। ये फंक्शन में आते आते हमारे साथ हो जाता है प्री इमेज। तो ये हमारा नॉमेनक्लेचर है। अब इसके बाद हमारा सारा फोकस फंक्शन में किस पे आ जाता है, डोमेन और रेंज फाइंड आउट करने पे। हमने देखा था ग्राफ ऑफ फंक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो हमें बहुत अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, ग्राफ ऑफ फंक्शंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें हमने पॉलिनोमियल, रैशनल, हर टाइप के फंक्शंस देखे थे। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें कुछ स्पेशल फंक्शंस थे, और वो स्पेशल फंक्शंस क्या हैं जी, जो हमें याद थे, मॉड एक्स था, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स था, और सिग्नम फंक्शन था। ठीक है, सिग्नम फंक्शन ये हमें बहुत अच्छे से आनी चाहिए, इनकी डोमेन, रेंज, ग्राफ बहुत अच्छे से आनी चाहिए। और इसके बाद जितने भी हमारे स्पेशल फंक्शंस हैं उनकी डोमेन और रेंज तो निकालनी सुपर इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये मेरा चैप्टर माइंड मैप कंप्लीट करता है। डोमेन रेंज इसमें मेरा द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और स्पेशल फंक्शंस मेरे द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इनके बारे में मुझे एब्सोल्युटली अच्छे से पता होना चाहिए।